क्लास 8 लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में एक्सरसाइज 3.3 किया था सॉल्व पूरा, ठीक है। अब आज इस क्लास में हम सम मोर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Some more quadrilaterals. या यूं कहें quadrilaterals नहीं, parallelograms. Some more parallelograms. तो सम मोर पैरेललोग्राम्स में, पैरेललोग्राम में अभी जो पढ़ना है वो है एक रोम्बस के बारे में पढ़ना है, एक रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना है और एक स्क्वायर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन तीन पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम रोम्बस से कि रोम्बस क्या होता है। देखो, रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है। इसमें क्या होता है भाई कि पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसमें चार साइड्स हैं, तो चारों के चारों जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं इन लेंथ। चारों के चारों जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है रोम्बस के केस में। और इसके अलावा जो चारों के चारों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते इन जनरल। इसके अलावा जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। जो रोम्बस के दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हम इन चीजों को लिख लें। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में सबसे पहली चीज जो होती है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सेकेंड, all four angles are not equal to 90 degree. इसके अलावा रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं तो हम ऐसे लिखें, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। ऐसे लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर नॉट इक्वल, ठीक है। जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। चौथा, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। ये चार चीज रोम्बस में होता है। पहली बात तो ये है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, तो रोम्बस में वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी जो कि एक पैरेललोग्राम में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा रोम्बस के चारों साइड्स का लेंथ इक्वल होता है,
दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर, अब देखो भाई स्क्वायर क्या होता है, हमने इसके पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा स्क्वायर क्या होता है। तो फिर से देखो बता देते हैं कि स्क्वायर भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है। इसमें भी 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। चारों साइड्स स्क्वायर में इक्वल होते हैं। इसके अलावा चारों एंगल्स स्क्वायर में एग्जैक्टली 90 डिग्री के होते हैं। और स्क्वायर में जो दोनों डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। और स्क्वायर में जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हैं जो कि स्क्वायर में हमें जाननी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। सेकेंड, ऑल 4 एंगल्स, ऑल 4 एंगल्स, all 4 angles are equal to 90 डिग्री। इसके अलावा और या फिर ये हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। किसी भी स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं उनका लेंथ इक्वल होता है। इसके अलावा डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, ये स्क्वायर के बारे में हो गया कि स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। इसका मतलब इसमें भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, प्लस स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, प्लस चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। इसके अलावा जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये स्क्वायर के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है रेक्टेंगल। अब देखो भाई रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है। रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम की तरह। रेक्टेंगल में भी 4 एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम की तरह। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। रेक्टेंगल में ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, सेम चीज तुम्हारा स्क्वायर में भी है। स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो होते हैं, स्क्वायर में चारों ही साइड्स इक्वल होते हैं, और जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, तो अब चलो रेक्टेंगल की बात बता रहे थे। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। इसके अलावा
रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे स्क्वायर में इक्वल होते हैं वैसे ही रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स इक्वल ही होते हैं। उसके अलावा जो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इस चीज को हम लिखते हैं, रेक्टेंगल का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेकंड है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फिर थर्ड पॉइंट है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। और एक पॉइंट है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इसके चारों के चारों जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये हमारा पहले लिखना चाहिए, हम अभी लिख दे रहे हैं कि ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारी रेक्टेंगल के बारे में है। ठीक है, तो हमने देखो रोम्बस के बारे में पढ़ा, स्क्वायर के बारे में पढ़ा और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में जो हमारा थियरी पार्ट है वो बस इतना ही है। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट एक्सरसाइज बचता है, एक्सरसाइज 3.4। चलो उस एक्सरसाइज को आज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 हम सारे पार्ट्स को देखते हैं, ट्रू है फॉल्स है। तो पहला पार्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। सारे के सारे जो रेक्टेंगल्स हैं वो हमारे स्क्वायर्स हैं। अब देखो भाई, रेक्टेंगल और स्क्वायर इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? क्योंकि रेक्टेंगल तो एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, ये हम मानते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस कहां पे आएगा कि रेक्टेंगल में चारों के चारों साइड इक्वल नहीं होते हैं, जबकि स्क्वायर में चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं। इसलिए रेक्टेंगल और स्क्वायर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा भाई? फॉल्स होगा। ठीक है, तो ए वाला जो है उसका आंसर होगा फॉल्स। क्लियर? अब बी पार्ट, बी पार्ट में है कि ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। तो देखो भाई, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि कोई भी रोम्बस पैरेललोग्राम होता है। क्लियर? क्योंकि रोम्बस में ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो हमारे पैरेलल होते हैं। रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल होते हैं और हमें ये मालूम है कि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल
पैरेललोग्राम माना जाएगा अगर उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ठीक है, और चूंकि रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसलिए ये जो जितने भी रोम्बस हैं वो सब के सब हमारे क्या होंगे भाई, पैरेललोग्राम्स होंगे। तो जो सेकंड वाला है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। सी पार्ट, सी पार्ट में देखो भाई, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। ठीक है, हर स्क्वायर जो है वो रोम्बस भी है और वो रेक्टेंगल भी है। कोई भी स्क्वायर की अगर हम बात करें, तो पहले हम रोम्बस और स्क्वायर की अगर हम बात करें कि क्या हर स्क्वायर रोम्बस होता है, तो देखो भाई स्क्वायर में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि स्क्वायर में चारों के चारों ही साइड, चारों के चारों एंगल्स इक्वल ही हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे ही, क्योंकि सब के सब तो 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं है, रोम्बस में चारों का चारों एंगल 90 डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये तो है कि रोम्बस में चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है ना, तो स्क्वायर में भी ऑपोजिट एंगल बराबर है और रोम्बस में भी ऑपोजिट एंगल बराबर है। इसके अलावा स्क्वायर के जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं और रोम्बस में भी चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। इसके अलावा रोम्बस के जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और इसी तरह रोम्बस के भी जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से अगर हम देखा जाए तो कोई भी अगर स्क्वायर है तो वो रोम्बस ही होगा। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि अगर वो रोम्बस है तो जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर भी हो। बात समझ आ रही है, क्योंकि रोम्बस है तो स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन अगर वो अगर वो स्क्वायर है तो वो रोम्बस होगा ही, लेकिन अगर वो रोम्बस है तो वो स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए उसके चारों के चारों एंगल्स को 90 डिग्री होना जरूरी है। बात समझ में आई? अब अगर स्क्वायर को हम रेक्टेंगल में कैसे बताएं कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल होगा या नहीं, तो हर स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड बराबर, इसका मतलब ऑपोजिट साइड भी हम बराबर ही मानेंगे। इसी तरह जो रेक्टेंगल होता है उसमें भी ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं। इसके अलावा स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और रेक्टेंगल के भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में चारों जो दोनों डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, रेक्टेंगल में भी जो दोनों डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब जो भी स्क्वायर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। लेकिन इसमें भी उल्टा पॉसिबल नहीं है, यानी कि अगर पूरी रेक्टेंगल है तो वो जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर भी हो। वो स्क्वायर तभी होगा रेक्टेंगल जब उसके चारों साइड इक्वल हो। बात समझ आ रही है? ठीक है ना, तो ये जो सी वाला है क्वेश्चन पार्ट वो ट्रू है। अब डी पार्ट, डी पार्ट में क्या है देखो भाई, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। सारे के सारे स्क्वायर्स जो हैं वो पैरेललोग्राम नहीं है। इसको हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो भाई, कोई भी स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है। कोई भी स्क्वायर को तुम कितने भी छोटा से छोटा स्क्वायर ले लो या बड़ा से बड़ा स्क्वायर ले लो, और अगर हमें पूछा जाए कि क्या वो पैरेललोग्राम है तो आंसर होगा यस। ठीक है, जो वो हमारा स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम होगा ही होगा, मस्ट है उसके लिए पैरेललोग्राम होना। बात समझ में आया? क्योंकि अब स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स हैज टू बी पैरेलल। और कोई भी स्क्वायर अगर हम ले लें तो स्क्वायर में भी जो ऑपोजिट
साइड्स होते हैं वो हमेशा पैरेलल ही होते हैं। तुम कितना भी छोटा स्क्वायर ले लो या फिर कितना भी बड़ा स्क्वायर ले लो, ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो पार्ट होगा इसका भी आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेलल। जबकि ट्रू स्टेटमेंट क्या है, सच क्या है, सही क्या है कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, नॉट नहीं भाई, आर पैरेललोग्राम्स। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, इसलिए जो डी ऑप्शन डी पार्ट है उसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, अब ई पार्ट पे आते हैं। अब ई पार्ट पे देखो भाई, ई है ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। तो देखो अब काइट क्या होता है और रोम्बस क्या होता है। अब काइट में क्या होता था भाई कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। काइट में हमने बताया होगा, काइट एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जबकि जो हमारा रोम्बस है उसमें तो चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं। तो सारे के जो सारे काइट्स हैं वो रोम्बस हमें बताना है ना, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। तो ये भाई गलत है, क्योंकि सारे काइट रोम्बस कैसे हो जाएंगे। रोम्बस होने के लिए तो हमें चारों साइड इक्वल होना पड़ेगा, लेकिन काइट में चारों साइड तो इक्वल होते नहीं हैं, उसमें सिर्फ दो ही साइड इक्वल होते हैं और वो भी एडजेसेंट वाले। इस वजह से कोई भी काइट रोम्बस नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। अब एफ, अब देखते हैं एफ क्या है। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। अब इसमें देखो ये उल्टा बोल दिया, इसके पहले में पूछा था कि ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, तो वो तो हमने फॉल्स बताया, लेकिन अब पूछ रहा है कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, जितने भी रोम्बस हैं वो काइट्स क्यों होंगे। तो देखो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब क्यों ये ट्रू है, क्योंकि कोई भी रोम्बस होगा उसमें तो चारों साइड इक्वल होंगे। ठीक है, और इस चारों साइड अगर इक्वल है तो इसको हमको ट्रू बनाने के लिए, मतलब काइट बनाने के लिए, काइट में क्या होता है एडजेसेंट साइड से बराबर होता है ना। तो अगर रोम्बस में चारों साइड बराबर है तो एडजेसेंट आसपास वाले तो बराबर होंगे ही। ठीक है, और जब आसपास वाले बराबर हैं तो वो काइट में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो हर रोम्बस काइट होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो एफ में हम लिखेंगे ट्रू। फिर नेक्स्ट जी, अब जी पे आते हैं भाई। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो हमारे ट्रेपेजियम हैं। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा सोचें कि ट्रेपेजियम अगर हमको बनाना है तो ट्रेपेजियम होता क्या है। तो ट्रेपेजियम एक इस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो। सेकेंड पेयर पैरेलल हो या ना हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड से मतलब है। अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड हमारा पैरेलल होता है तो वो ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, अब हमें किसको ट्रेपेजियम बताना है, पैरेललोग्राम को। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं भाई। पैरेललोग्राम में दोनों के दोनों जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं, पैरेललोग्राम में दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं, तो दोनों के दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और ट्रेपेजियम के लिए तो हमें बस एक ही पेयर चाहिए था, इसमें तो दोनों ही पेयर पैरेलल है, तो ये तो ट्रेपेजियम होगा ही होगा भाई। ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोनों ही पेयर पैरेलल है और हमें ट्रेपेजियम के लिए बस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड की जरूरत है। इस वजह से ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर। अब एच, एच में
ट्रेपेजियम है ये बताना है कि सही है या गलत। तो देखो भाई ये भी सही है, ये भी ट्रू है। अब क्यों ट्रू है? क्योंकि फिर से हम वही पूछेंगे कि ट्रेपेजियम हमें बताना है ना। तो ट्रेपेजियम क्या होता है भाई? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो। तो स्क्वायर में तो दोनों के दोनों जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। स्क्वायर में पैरेललोग्राम की ही तरह बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जबकि हमें तो सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड से ही मतलब है ना। तो इसलिए कोई भी स्क्वायर होगा अगर तो वो ट्रेपेजियम होगा ही होगा, मस्ट है ये। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्लियर? चलो यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया और आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास में हमने जितना भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर?